प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको घर बैठे मानव भूगोल का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आप सभी जानते हैं कोविड-19 के कारण आपके स्कूल नहीं लग पा रहे हैं। इस चीज़ का हमें बेहद अफसोस है, लेकिन आपके भविष्य को देखते हुए मैं चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। वैसे पिछले कुछ दिनों से हमने ऑनलाइन टेस्ट शुरू किए हैं, लेकिन आप सभी वो बिना किसी पूर्व पढ़ाई के दे पा रहे हैं और आप अच्छे अंक भी हासिल कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी बधाई और शुभकामना के पात्र हैं। आज मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मानव भूगोल का एक चैप्टर मैं आपको समझा पाऊँ। आज हम जो चैप्टर लेकर चल रहे हैं वो मानव अधिवास का है। ये चैप्टर एक सरल सा और सीधा सा है, लेकिन आपको ये मूल एग्जाम में कम से कम 4 अंक दिलाकर जाएगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक बार मेरे पढ़ाने के बाद और एक बार आपके पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको पूरी तरह याद हो जाएगा। बस आपको समझने की आवश्यकता है। हमेशा की बात ही मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चैप्टर को रटे नहीं, बल्कि समझने का प्रयास करें। भूगोल में हर शब्द का अपना एक मायना होता है। यदि हम उस शब्द का अर्थ समझते हैं तो निश्चित तौर पर वो चैप्टर भी हमें समझ में आ ही जाता है। तो आप जो भी पाठ का शीर्षक है उसका भावार्थ समझने का प्रयास करें, तो आप उसमें आगे आप बढ़ पाएंगे। तो आज का अपना चैप्टर है मानव अधिवास। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अधिवास शब्द पे आप थोड़ा सा गौर करिए तो आपको मूल शब्द इसमें निकल कर जो आएगा वो है आवास। आवास का सामान्य सा अर्थ होता है घर, अर्थात जिनमें हम रहते हैं। तो फिर समझने की बात ये फिर कि जब आवास इसमें मूल शब्द है तो फिर अधिवास क्यों कहा गया इसको। जरूर इसका कुछ अलग उत्तर होगा, इसलिए इसमें अधिवास शब्द है वो जोड़ा गया है। अधिवास को सामान्य तौर पर बस्ती भी कहते हैं। बस्ती का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कि अधिवास क्या हो सकता है। बस्ती यानी कुछ घरों का समूह, जिसको अपन अलग अलग भाषाओं में ढाणी, पल्ली, गांव, नगला, थोड़ा बड़ा है तो कस्बा कह देते हैं, नगर कह देते हैं, महानगर, यानी ये आवासों का एक समूह होता है। ये बातें आप आसानी से समझते हैं, लेकिन परीक्षा में हमें एक बहुत बढ़िया परिभाषा लिखनी होती है। उस परिभाषा को हम कैसे बनाएं ये भी आप समझिए। ये आप समझ चुके हैं कि अधिवास आवासों का एक समूह है, और ये भी हम जानते हैं कि इन आवासों को कौन बनाता है, यानी मानव। कहाँ बनाता है? पृथ्वी के धरातल पर। तो अब हम इन सारे शब्दों को आपस में जोड़ते हुए इसकी एक अच्छी परिभाषा बना सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित संगठित आवासों के समूह को हम अधिवास कह सकते हैं। अर्थात पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित आवासों के संगठित एवं विकसित समूह को ही अधिवास कहा जाता है। अब हम अपनी पुस्तक पे चलेंगे और उसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो परिभाषा बनाई है वो कहाँ तक हमारी सही है और कितना उसमें अंतर आ रहा है। ये वो पाठ्य पुस्तक का चैप्टर है जो आपके सामने है, और मैं चाहूँगा कि आप भी हो सके तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलकर अपने पास में रख लें, और साथ ही आप रजिस्टर पेन भी रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसमें कोई भी चीज़ अंडरलाइन कर सकें और नोट कर सकें। जैसा कि अभी मैंने आपको परिभाषा समझाई थी, वो परिभाषा आपकी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। और आप ये भी पता करें कि उसमें आप डिफरेंस कितना आया है। ये देखिए
इसमें साफ लिखा है, पृथ्वी के धरातल पर मानव निर्मित एवं विकसित आवासों का संगठित समूह है। यहाँ पर आप देखिए, ये आपकी परिभाषा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी कि पृथ्वी के धरातल पर मानव द्वारा निर्मित एवं विकसित आवासों के संगठित समूहों को ही हम अधिवास कहते हैं। उम्मीद करता हूँ मानव अधिवास की परिभाषा आपको समझ में आ चुकी है। अब अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि ये अधिवास क्यों बनाए जाते हैं, अर्थात किस मकसद से ये अधिवास बनाए जाते हैं। किताब में देखने से पहले एक बार आप थोड़ा सोच कर देखें कि हम अधिवासों को क्यों बनाते हैं। यदि मूल रूप से हम देखें तो अधिवासों का जो महत्वपूर्ण उपयोग है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग जिसको हम कहते हैं, वो इनका है मानव निवास के लिए। लेकिन मानव केवल अपने निवास के लिए ही घर नहीं बनाता है, बल्कि अन्य कई उसके उद्देश्य होते हैं, कई कार्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए वो अपने अधिवासों का निर्माण करता है, जिसमें आप देख सकते हैं उसके अलग अलग जो कार्य हैं, सामाजिक कार्य, आर्थिक कार्य, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य इत्यादि। सामाजिक कार्य में उसका समाज है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है और उसकी सुरक्षा करना उसका पहला उद्देश्य होता है। तो मानव अधिवास का जो निर्माण है उसका विकास भी वो इसी उद्देश्य को लेकर करता है कि उसका परिवार और उसका समाज सुरक्षित रहें। इसके अलावा वो बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है और वो चाहता है कि उसके द्वारा अर्जित संपत्ति हमेशा सुरक्षित रहे। इसके अलावा वो अपनी एक संस्कृति को जन्म देता है और उसकी कुछ धार्मिक मान्यताएं होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वो अपने आवासों का निर्माण करता है और सुरक्षा की दृष्टि से कई परिवार और समाज मिलकर अपने आवास एक जगह पर बना लेते हैं जो एक बस्ती का रूप ले लेता है। लेकिन जैसा कि हमने अभी पढ़ ही लिया है कि अधिवास की जो मूलभूत इकाई होती है वो मकान, घर या जिसको अपन निवास स्थान कहते हैं वो होती है। तो आप इस पंक्ति को भी अंडरलाइन करें क्योंकि ये भी एक छोटा वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 3 वाक्य आपको अंडरलाइन करवाए हैं। आप भी इन तीनों वाक्यों को अंडरलाइन कर लीजिए, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये मानव अधिवास की परिभाषा है। यहाँ पर मानव अधिवासों का उपयोग मानव किस लिए करता है, अर्थात वो मानव अधिवास क्यों बनाता है। और यहाँ पर आपको एक छोटा प्रश्न दिया गया है कि अधिवास की मूलभूत इकाई क्या होती है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, मैं बार बार आपको कहता आया हूँ कि भूगोल में जब भी आप किसी परिभाषा को याद करते हैं तो हमें किसी ना किसी भूगोलवेता की परिभाषा को भी याद जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी एक भूगोलवेता की परिभाषा दी है, आप देख सकते हैं। ये जाना पहचाना नाम है जो आप अध्याय 1 में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं, विडाल डी लाप्लास। आप याद करने का प्रयास करें कि विडाल डी लाप्लास के बारे में आपने कहाँ और क्या पढ़ा। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपने प्रथम अध्याय में इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन प्रथम अध्याय में इनके बारे में आपने क्या पढ़ा तो आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और याद करने का प्रयास करिए। मैं इतना ज़रूर बता देता हूँ कि एक फ्रांसीसी भूगोलवेता है और इन्होंने अपने शब्दों में अधिवास को परिभाषित करने का प्रयास किया है। एक बहुत सुंदर परिभाषा इनके द्वारा दी गई है, तो आप इसे भी अंडरलाइन करिए और याद करने का प्रयास करिए। आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है, मानव द्वारा स्वयं के आवास और अपनी संपत्ति को रखने के लिए निर्मित संरचना का नाम इन्होंने अधिवास दिया है। ये आपके लिए चौथा प्रश्न रहेगा, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। हालांकि आप वीडियो देख पा रहे हैं तो मुझे पता है आप साथ में नोट नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप अंडरलाइन करने का जरूर प्रयास करें ताकि आपको आगे बाद में चीज़ें काम में आ सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि मानव अधिवास की उत्पत्ति कब हुई, क्यों हुई, किस रूप में हुई। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक बार किसी भी टॉपिक को पाठ्य पुस्तक के माध्यम में से पढ़ने से पहले अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके समझ लेने का प्रयास कर लेना चाहिए। आप सोचकर देखिए, हम अपने घर क्यों बनाते हैं। थोड़ी कल्पना कीजिए कि ये जो गांव बसे हुए हैं ये क्यों बसे, क्या जरूरत पड़ गई। यानी यहाँ पर भी वही चीज़
आपको याद करनी है या समझनी है, जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि मानव अधिवास किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में मनुष्य आकेटक था और वो वनों से सामग्रियाँ एकत्रित करने के लिए भ्रमणशील रहता था। तो प्राय उसको आवासों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। जहाँ पर भी उसको विश्राम करना होता था या रात हो जाती थी, वो पेड़ों पर या गुफाओं में रह करके तो रात काट लिया करता था और फिर अगले दिन फिर उसका भ्रमणशील जीवन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति है वो केवल पेट भरने तक सीमित नहीं है, उसकी एक मूल प्रवृत्ति संग्रहण की भी है। जैसे जैसे उसने आर्थिक क्रियाएं का दायरा बढ़ाया, उसके पास कुछ संपत्ति इकट्ठा होने लगी और उसकी सुरक्षा की चिंता भी इसे होने लगी। साथ ही उसका एक परिवार भी बनता चला गया और परिवार की सुरक्षा भी उसका एक मूल मुद्दा बन गया। तो इन चीज़ों को लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ लिखा है, स्वयं की सुरक्षा और अनाज भंडार के लिए उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। ये मूल मकसद रहा है मानव का, उसने अधिवास बनाए। हालांकि प्रारंभ में मानव बस्तियां हैं वो पूरी तरह पशु चारकों और किसानों पर ही आधारित थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई और अलग अलग कबीलों में संघर्ष होने लग गया। तो उन्हीं बस्तियों ने धीरे धीरे स्थायी अधिवास का रूप भी लेना प्रारंभ किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानना चाहते हैं कि बस्तियां एक ही प्रकार की होती है, अनेकों प्रकार की। आप यहाँ पर इस टॉपिक पे आ जाइए, इस बिंदु पे आ जाइए जहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अधिवासियों की उत्पत्ति को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ये अंडरलाइन करने योग्य है, आपको ये कर लेना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास। अब इनका विस्तृत वर्णन पढ़ने से पहले एक बार आप इन शब्दों पे गौर करिए। हिंदी के सामान्य से शब्द हैं अस्थायी और स्थायी। अस्थायी यानी जो कुछ समय के लिए वहाँ पर अपने अस्तित्व में रहते हैं, और स्थायी जो लंबे समय तक अस्तित्व में रहते हैं। अस्थायी, आप थोड़ी सी कल्पना करिए और सोचिए कि इस प्रकार के आवास कहीं आपने देखे हैं क्या, जो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद उनको वहाँ से हटा लिया जाता है, अर्थात वो अन्य कहीं पर जाकर के वैसे ही आवास बनाकर रहते हैं। आप जहाँ रहते हैं वो एक वनीय इलाका है और आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या पशुपालक है, और आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जंगलों में भी आपके क्षेत्र के पशुपालक और दूसरे क्षेत्रों के पशुपालक आते हैं और वे अपने मवेशियों के साथ में जंगलों में ही एक अस्थायी तंबू बना लेते हैं और पूरी वर्षा ऋतु में वो अपने पशुओं को हरी घास वहाँ पर खिलाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा वर्षा ऋतु बीतने के बाद वहाँ पर उस प्रकार की बस्तियाँ हैं वो नहीं पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि अस्थायी अधिवास क्या होते हैं और इनको क्यों बसाया जाता है। स्थायी अधिवास इसका बिल्कुल विपरीत है, यानी ये अधिवास एक बार बना लिए जाते हैं तो फिर लंबे समय तक उसी स्थान पर रहते हैं जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी में या फिर बहुत बड़ी आपदा में इनका विनाश नहीं हो जाता है। ये बस्तियां वहाँ पर यथावत रहती है। यानी हम हमारे गांव को देखते हैं, शहरों को देखते हैं, वो स्थायी अधिवास हैं, और जो मैंने आपको जंगल में रहने वाले लोगों के कुछ उदाहरण दिए, पशु चारकों के कुछ उदाहरण दिए, वो अस्थायी अधिवास के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो कल्पना की है वो सही है या नहीं है, यानी पाठ्य पुस्तक से वो विचार मैच करते हैं या नहीं करते हैं। आप यहाँ देखिए, ये अस्थायी अधिवास है और इसका विवरण यहाँ पर दिया गया है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा कुछ अधिवास शिकार, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, प्रारंभ में मनुष्य आखेटक था। मौसम की अनुकूलता, पशुचारण और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए निर्मित किए जाते थे। ये प्राचीन काल की बात है। हालांकि हम आधुनिक काल को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, तो हमें ये भी विचार करना होगा कि क्या वर्तमान समय में भी इस प्रकार की अस्थायी बस्तियां यानी अस्थायी अधिवास पाए जाते हैं। तो आप देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा है, आज के आधुनिक युग में भी नागा जैसी कई जनजातियों द्वारा स्थानांतरण कृषि के लिए अस्थायी अधिवासों का निर्माण किया जाता है। यानी यहाँ पर आपको इस शब्द पे गौर करना है, जनजाति शब्द पे।
अर्थात यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि अस्थायी अधिवास वर्तमान में कहाँ पाए जाते हैं या इनको कौन बसाता है, तो इसका उत्तर एक शब्द में आप दे सकते हैं, वो है जनजातियाँ। जनजाति क्या होती है, इस चीज़ के बारे में यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जनजाति से संबंधित अध्याय को तैयार कर लिया है और उसका ऑनलाइन टेस्ट भी हो चुका है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। और आपने देख भी लिया होगा कि वे अपने अधिवास किस प्रकार बनाते हैं और उनके अधिवास किस टाइप के होते हैं, अर्थात अस्थायी होते हैं या स्थायी। यानी यहाँ पर देखिए, आपने कुछ जनजातियों का अध्ययन किया है, उनमें से एक जनजाति का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, एस्किमो, जिनके खास नाम के घर आपने पढ़े हैं। इग्लू, जो बर्फ का घर होता है, उसके फोटो भी उस अध्याय में दी हुई है। इसके अलावा अन्य भी कुछ जनजातियों के उदाहरण यहाँ पर है। उन जनजातियों में एक नाम है बुशमैन, कुछ आपको याद आया होगा। बुशमैन के बारे में आपने कुछ पढ़ा है। जैसे ही बुशमैन शब्द आता है तो कालारी मरुस्थल की फोटो चित्र हमारे मस्तिष्क में छा जाता है, तो उनके बनाए गए अधिवास भी अस्थायी अधिवास के उदाहरण हैं। यहाँ पर राजस्थान से जुड़ी कुछ जनजातियों के बारे में भी उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें मारवाड़ प्रदेश के रेबारी, गायरी और बंजारे। आपके इलाके में भी खूब बंजारे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो उदाहरण दिया आपके जंगली क्षेत्र का, अभी मैं 2-3 दिन पहले इधर जंगली क्षेत्र में गया था, तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी अस्थायी बस्तियाँ देखी थी। वो बंजारा जाति ही हैं ज़्यादातर। और मैंने आपके इलाके में रेबारी लोगों को भी देखा है, जो मारवाड़ प्रदेश से आते हैं। ये विशेष तौर से ऊँटों को पालने वाली जाति का नाम है। तो ये उदाहरण भी खास हैं, जो हमें अच्छे से याद रख लेने चाहिए सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी, क्योंकि इनका संबंध राजस्थान से है और राजस्थान का जीके हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं स्थायी अधिवास की तरफ। अब हमें विचार करना चाहिए कि मनुष्य ने स्थायी अधिवास बनाने प्रारंभ क्यों किए। आज के समय पे आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो पाएंगे कि अभी जो जंगल का मैंने उदाहरण दिया है, उनमें जो अस्थायी बस्तियां बनी हैं, क्या वे हमेशा वहाँ बनी रह सकती है? तो आपका उत्तर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस ज़मीन पर उनका हक नहीं है, और जिस ज़मीन पे उनका हक नहीं है, अधिकार नहीं है, वहाँ पर वो स्थायी बस्तियां नहीं बना सकते। हक क्यों नहीं है, ये भी आप समझ रहे होंगे। क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या इतनी हो चुकी है कि कहीं भी कोई भी भूमि है वो खाली नहीं है। तो आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि मनुष्य ने स्थायी बस्तियां क्यों बनाई। प्रश्न ये बनता है कि मनुष्य ने जब स्थायी बस्तियां बनानी शुरू की तो उसने कौन सी बातों पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर आपके सामने ये 5 बिंदु हैं। यहाँ पर साफ लिखा है कि किसी मानव बस्ती का स्थायित्व इन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले स्थानीय संचित संसाधन, क्योंकि मनुष्य जब अपना घर बनाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले वो संसाधनों पे गौर करेगा, उन पे ध्यान देगा, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से ही होने वाली है। इसके अलावा मनुष्य की प्रवृत्ति है वो समूह में रहने की है, यानी वो एकाकी लंबे समय तक नहीं रह पाता है। तो अन्य अर्थात बाह्य विश्व से उसका संबंध होना भी जरूरी है, जहाँ वो अपने घर बनाने की सोच रहा है। इसके अलावा भावी उन्नति को भी ध्यान में रखता है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि वो सुरक्षा के बिंदु को खास महत्व देगा। आपने देखा होगा पुराने राजा महाराजा का जो समय था, उसमें जो भी महत्वपूर्ण किले महल बने हैं वो पहाड़ों पर बने हैं या फिर जल के बीच घिरे हुए बनाए गए हैं। ऐसा क्यों? इतनी ऊंचाई पे पहाड़ियों पे उन्होंने अपने इतने बड़े बड़े किले क्यों बनाए? सीधी सी बात है, सुरक्षा के लिए, क्योंकि पहाड़ पर दुश्मन सेना आसानी से नहीं चढ़ पाती है और वो हमला नहीं कर पाती है, जिससे वो सुरक्षित बने रहते हैं। लेकिन इन चारों कारकों के अलावा कुछ और कारक भी हैं, भले ही वो अपना प्रभाव गौण रूप में ही दिखाते हों, लेकिन उनका प्रभाव भी अवश्य ही पड़ता है, जिनमें धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य कुछ उद्देश्य लेकर के अपने अधिवास बनाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि मानव अधिवासों का निर्माण है वो किन उद्देश्यों के लिए करता है। तो भौतिक वातावरण की कठोरता, यानी सर्दी, गर्मी, धूप, छांव, तूफान
वर्षा इत्यादि से बचने हेतु। इसके अलावा उसने जो भी खाद्य पदार्थ और उपयोगी सामग्री इकट्ठी की है उसकी सुरक्षा के लिए, उसके भंडारण के लिए। इसके अलावा मनुष्य एक अच्छा पशुपालक रहा है हमेशा से और अभी भी है, तो अपने पशुओं की सुरक्षा करना उसका मूल उद्देश्य रहा है। इसके अलावा अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक कार्यों के लिए, और ये एक गौण बिंदु है, वो भी इसका एक उद्देश्य है। तो अभी तक के चैप्टर में हमने ये जाना है कि मानव बस्ती क्या होती है, किसे कहते हैं, मानव बस्ती की मूलभूत इकाई क्या होती है, और डॉक्टर ब्लास महोदय ने मानव बस्ती को किस रूप में परिभाषित किया है, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा मानव बस्तियों का विकास कैसे हुआ होगा, ये हमने पढ़ा है। मानव बस्तियां किन उद्देश्यों को लेकर के बसाई गई, ये भी हमने पढ़ा है। मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती, ये भी हमने पढ़ा है। यानी कुल मिलाकर के हमने 8-7 बिंदुओं को यहाँ पर कवर किया है। तो आप एक बार इनका रिपीट जरूर करें। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आने जा रहा है वो है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। ये भी एक सामान्य सा टॉपिक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यानी एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम यदि एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसको समझ पाएंगे। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाठ्य पुस्तक का विवरण पढ़ने से पहले एक बार आप उस बिंदु पे गौर जरूर करें। हो सकता है कि पूर्व ज्ञान आपको समझाने में सक्षम हो जाए। यानी यहाँ पर हम मानव अधिवासों यानी बस्तियों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। तो हमारे सामने दो स्पष्ट वर्गीकरण जो निकल करके आते हैं वो हैं गांव और शहर। मैं आपकी अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ कि या तो हम गांव में रहते हैं या हम शहरों में रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बस्तियाँ जो है उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण यानी गांव, नगरीय यानी शहर। अगला जो हमारा कार्य वो ये है कि हमें इन दोनों की परिभाषा तैयार करनी है। मैं यहाँ पर आपको फिर कहना चाहूँगा, आप एक बार पाठ्य पुस्तक पर ध्यान नहीं दें, आप स्वयं कल्पना करें कि ग्रामीण अधिवास की परिभाषा क्या हो सकती है और नगरीय अधिवास की क्या हो सकती है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने अपने दिमाग से यदि इनकी कोई परिभाषा बना ली तो वो आप आजीवन याद रख पाएंगे और दूसरों को समझा भी पाएंगे। तो ग्रामीण अधिवास यानी गांव, ये वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है ये भी हमें सोच लेना चाहिए। इन अधिवासों के वर्गीकरण का जो मूल आधार है वो है मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं। यानी गांव में रहने वाले लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं और शहर में रहने वाले लोग किस प्रकार के कार्य करते हैं। तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, गांव में रहने वाले लोग पशुचारण करते हैं, खेती का काम करते हैं, लकड़ी काटने का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, खनन का काम करते हैं, वनों से वन, फूल, फल, अन्य प्रकार की सामग्रियां एकत्रित करने का काम करते हैं। और इन सभी कामों को कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। यानी हम सरल शब्दों में कह सकते हैं ग्रामीण अधिवास प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब आप अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि ग्रामीण अधिवासियों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है। इसका मतलब नगरीय अधिवास की परिभाषा इससे विपरीत हो जाएगी। यानी नगरीय अधिवास है वो प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पर गैर शब्द का इस्तेमाल करेंगे और नगरीय अधिवास की परिभाषा बना लेंगे। यानी नगरीय अधिवास गैर प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न होते हैं। यानी ये जो हमने नाम लिए कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, खनन, इनसे इतर, इनसे अलग जो कार्य रह गए, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, अन्य प्रकार के जो कार्य हो गए, वो सभी नगरीय अधिवासों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो ये थी सामान्य परिभाषाएं दोनों प्रकार के अधिवासों की, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब हम इन दोनों प्रकार के अधिवासों का बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रामीण अधिवास का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि गाँव को हम अलग अलग शब्दों से नवाजते हैं। ढाणी भी कह देते हैं, नगला भी कह देते हैं, पल्ली भी कह देते हैं,
और अन्य प्रकार के और भी बहुत सारे नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ग्रामीण अधिवास भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके प्रकारों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर ये भी हमें विचार कर लेना चाहिए कि ये जो प्रकार बनाए गए हैं ये किस आधार पर बनाए गए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर पहले ही वाक्य में इस चीज़ को समझाया गया है कि मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों का प्रकार कहा जाता है। अर्थात उस बस्ती में कितने मकान हैं और उन मकानों के बीच में कितनी दूरी है, ये तय करेगा कि वो ग्रामीण बस्ती किस प्रकार की है। यानी कुछ बस्ती आपको ऐसी मिलेंगी जिनमें मकानों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो कुछ ऐसी होंगी जिनमें मकानों की संख्या बहुत कम। इसी प्रकार प्राय अक्सर ऐसा ही होता है कि जिन बस्तियों में मकानों की संख्या अधिक होती है वहाँ पर मकानों के बीच की दूरी कम रहती है, और इसके विपरीत जिन बस्तियों में मकानों की संख्या कम होती है वहाँ पर उनके बीच की दूरी अधिक रहती है। बस इसी आधार पर ग्रामीण अधिवासों के प्रकार बनाए गए हैं, और सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों के 4 प्रकार है वो दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर इन शब्दों पे गौर करिए, सघन, प्रकीर्ण, मिश्रित और पल्ली। यदि आप हिंदी ठीक ठाक भी जानते हैं तो भी आप इन शब्दों के अर्थ बता सकते हैं। सघन यानी घना, अर्थात मकानों की संख्या अधिक और उनके बीच की दूरी बहुत कम। प्रकीर्ण यानी सघन से विरल, अर्थात मकानों की संख्या थोड़ी कम और उनके बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा। मिश्रित अर्थात हम ऐसी बस्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनमें कुछ जगह पे सघन अर्थात आपको मकानों की संख्या ज़्यादा मिल सकती है, उनके बीच की दूरी कम मिल सकती है। उसी बस्ती में कुछ आवास ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बीच की दूरी ज़्यादा मिल सकती है, तो वो मिश्रित अधिवास हो जाएगा। और पल्ली यानी अकेली, अर्थात ये इस प्रकार के अधिवास होते हैं कि इनमें जो आवास बसे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी ये ढाणी नुमा ग्रामीण अधिवास होते हैं जिनमें बहुत दूर दूर आवास बने होते हैं। तो ये 4 प्रकार ग्रामीण अधिवास के हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में हम इन 4 प्रकारों का विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से और अपनी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से इस चैप्टर को तैयार करें। उम्मीद और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा और आगे होने वाले टेस्ट में आपको अच्छा अंक दिलाएगा।